कि ये गंभीर मामला है और सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के खड़ा हो रहा है कि कातिल बहू आखिरकार कैसे संस्कार, क्योंकि जब पढ़ाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ संस्कार आएंगे, परिवार से भी, माहौल जो है समाज से भी संस्कार मिलते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ लिख करके एक बहू शादी करके हत्यारन बन जाए तो आखिर क्या कहें। सवाल नंबर 2 कि परिवार जिम्मेदार है या फिर परवरिश, क्योंकि बात जब भी बच्चों के परवरिश की आती है, उनके संस्कारों की आती है, तब ये कोई नहीं सोचता कि आगे जाकर के ये हत्यारे बनेंगे, क्रिमिनल बनेंगे और जिसके साथ शादी की 3 महीने में उसे मौत के घाट उतार देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तीसरा सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाओं का समाधान क्या है और संदेश क्या है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचा क्या रहे हैं और इसे कैसे देखा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का। डॉक्टर शिव गौतम हमारे साथ हैं, मनोचिकित्सक। भाग्यश्री सैनी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। और हमारे साथ योगेंद्र जोशी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। साथ ही अलका भटनागर हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट की। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले शिव गौतम साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं कि इस तरह के केसेस को, इस तरह की घटनाओं को कैसे देखा जाए, परिवार की परवरिश की या पढ़ाई के दौरान संस्कार मिले, उस तरह से देखें, कहीं कमी रही, क्या वजह मानते हैं कि एक लड़की जिसकी शादी होती है और 3 महीने के भीतर भीतर वो अपने पति की हत्या कर देती है इतने जघन्य तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कैसे इस केस को देखें? शिव गौतम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, क्लियर आ रही है। सबसे पहले तो मैं ईटीवी का आभार व्यक्त करता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आपने आमंत्रित किया है और मैं क्षमा याचना भी करता हूं कि मेरा गला खराब होने की वजह से मेरी आवाज जिस तरह से आपके पास पहुंचती है। जी ठीक है, देखिए 2-3 इश्यूज हैं जिस पर अपने को ध्यान देना पड़े। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और पहले वाला जो घटनाक्रम हुआ उनमें थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले घटनाक्रम में एक शहरी युगल था और इस घटनाक्रम में वो युगल है जिसकी सारी परवरिश ग्रामीण अंचल में हुई है। तो अब ये बात लोगों को बड़ा अचंभित कर रही है कि क्या ग्रामीण अंचल में जिन लोगों की परवरिश हुई वो भी इस तरह का काम कर सकते हैं क्या? अब जहां तक परवरिश का सवाल है, हमारे गांव में जो परवरिश होती है उसमें यही माँ बाप सिखाते हैं कि अरेंज्ड मैरिज होनी चाहिए, लेकिन गांवों के बच्चे जब शहर में पढ़ने के लिए आते हैं तो अचानक उनको एक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन उनको मिलता है और उस सामाजिक परिवर्तन में बहुत से बच्चे जो 12th पास करके आगे पढ़ने के लिए आते हैं या ग्रेजुएशन करके शहर में आके अपनी परीक्षा की तैयारियां करते हैं, उनका झुकाव जो है, आजकल जो एक नया कल्चर चल पड़ा है कि लिव इन रिलेशनशिप या इस तरह के आपसी संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि लोग मित्रता और दूसरे तरह के संबंधों में फर्क नहीं करना चाहते। जी, जहां तक मित्रता का सवाल है, चाहे मित्र पुरुष हो या चाहे मित्र लड़की हो, वो मित्र ही रहना चाहिए, लेकिन मित्रता के अंदर संबंध जो इतने गहन हो जाते हैं कि उनके शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सी बच्चियों को लाया जाता है जो कि शहर में आई, पढ़ने लगी, 12वीं क्लास की लड़की आके कहती है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया, और कहती है कि मेरा 3 साल से रिलेशनशिप थी, यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं 3 क्लासों में। अब 10वीं क्लास की बच्ची जो 13-14 साल की है, वो जब रिलेशनशिप और ब्रेकअप की बात करती है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा सामाजिक परिवेश कहाँ जा रहा है। जहां तक इस वाले केस का सवाल है, ये तो दोनों ग्रोन अप बच्चे थे, एक पोस्ट ग्रेजुएट है, लड़की ग्रेजुएट है, और
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की का जब संबंध दूसरी जगह चल रहा था तो या तो उसको इस विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन ग्रामीण परिवेश में आजकल ये देखा गया है कि बहुत से बच्चे संबंध को माँ बाप के प्रेशर में स्वीकार कर लेते हैं और अपने मन की बात कह नहीं पाते हैं। जी। और मुझे लगता है कि इसी तरह की स्थिति शायद अंजलि के साथ रही ये होगी। एक बड़ा पॉइंट निकल कर के आया। आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो है जबरन शादियां पारिवारिक तौर पर तय होना और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, ये दोनों के बीच में टकराव होता है, तब इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज भी सामने आ जाती है। इस तरह के केसेस तब सामने आते हैं। मैं वापस आता हूं सर आपके पास में, और हमारे साथ में चूंकि अलका भटनागर जी भी हैं, अधिवक्ता हैं। अलका जी, इसके लीगल मायने कैसे देख रही हैं इस पूरे केस को लेकर के आप? जी अलका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए मैं ऑनलाइन इससे जुड़ रही हूँ। इसमें देखिए क्या है कि कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो हम पहले ये सोचते हैं कि इसको लीगल नॉलेज थी या नहीं थी, लेकिन हत्या एक ऐसा क्राइम है जिसके बारे में तो शायद छोटे से छोटा बच्चा भी जानता होगा, और चाहे वो शहर में रहे चाहे वो गांव में रहे, उसको ये बात तो पता ही होती है कि किसी की जान लेना कोई एक बहुत बड़ा क्राइम है और इसको करने के परिणाम भी क्या होते हैं। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि उसने लड़की ने इतनी कम उम्र भी नहीं थी, तो कैसे उन्होंने ऐसा सब किया, क्यों किया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के बाद क्या उनके दिमाग में चल रहा था। तो ये साइकोलॉजी ज्यादा वो है, और मेरे ख्याल से क्रिमिनल एंगल में तो उसको वही सजा मिलेगी जो कि एक किसी मर्डरर को या हत्यारे को मिलती, तो वो तो उसको उसका मिल ही जाएगा, लेकिन जी उसको उसका फल भी मिलेगा और सजा भी मिलेगी। लेकिन ऐसा हुआ, ये बहुत ही निंदनीय काम है, और ये समझ में नहीं आता कि आजकल बच्चे जो गांव से शहरों में पढ़ने आ रहे हैं वो अपने हदों को नहीं समझ पा रहे हैं, या वो अपने अधिकारों को या कर्तव्यों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। तो इसीलिए लीगली तो उसको वही सजा मिलेगी जो कि एक हत्यारे को मिलती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध है और एक नई नवेली दुल्हन अपने पति की हत्या कर दे और वो भी 3 महीने के अंदर अंदर, तो ये थोड़ा सा एक एबनॉर्मल वो है। ये ज्यादातर सुनने में आता नहीं था और अब सडनली ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता जा रहा है और लोगों के लिए बहुत शॉकिंग बात है। जी बिल्कुल। योगेंद्र जोशी साहब, आपने बहुत सारे केसेस ऐसे क्रिमिनल देखे होंगे, इस केस में आपको क्या अलग दिखता है और क्यों अलग है ये हत्या का ये पूरा मामला? देखिए, अलग तो कहाँ है, जैसा राजा रघुवंशी के मामले में हुआ वैसा का वैसा ही ये मामला है। लव और वार, इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इसके अंदर कोई मापदंड नहीं होते। जहां पर लवबाजी होती है वहां इन बातों के अंदर कोई तंत्र नहीं कि कौन सा कानून क्या कहता है और क्या नहीं कहता। आप देखिए डाइवर्स के केस कितने हो रहे हैं, पहले से डबल हो गए। और पुलिस क्या करेगी? पुलिस अनुसंधान करके चालान पेश कर देगी, लेकिन सजा कैसे मिलेगी? सजा के लिए जो चाहिए आवश्यक तत्व वो मौजूद नहीं होते। अब ये घूमने ले गए, जंगल की तरफ ले गए, वहां जाकर के इसका मर्डर कर दिया। वो राजा रघुवंशी में भी क्या है, उसमें कोई सजा वजा मिलनी नहीं है। ये लोग 5-6 महीने साल भर में बाहर आ जाते हैं जमानत पे और केस लड़ते रहते हैं। एविडेंस के बिना कुछ भी साक्ष्य जब तक नहीं है ऐसे मारने के, तब तक सजा नहीं मिलती है। हमारे यहाँ देश का कानून ही ऐसा बना हुआ है कि यहाँ अपराधी चाहे छूट जाए लेकिन निरपराध बंद नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 5% सजा होती है। मुझे तो ताज्जुब होता है कानून बनाने वालों पे कि अब तक हमारे यहाँ अपराधियों को सजा नहीं हो रही है, और अपराधी सजा नहीं होती है। इसका कारण ये है, इन लोगों को पता है, रोज अखबार पढ़ते हैं। अब तो जोशी साहब नए रोज अखबार पढ़ते हैं लोग कि साहब जमानत हो गई, ये बाहर हो गए, तब भी यही हाल है। अब तो नए कानून बना दिए, पूरी कानून हालत ही यही है। अरे साहब ये सब बेकार है, इनका कोई यूज नहीं है।
ये जो भारतीय दंड संहिता और ये जो बनाई गई थी, अब बीएनएस बना दी, क्या हो गया? और कानून को ढीला कर दिया। इस कानून में कोई दम नहीं है कि आप अपराधियों को सजा दें। आप देखें, रोज लोग गोलियां चला रहे हैं, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, चोरियां हो रही है, पैर काटे जा रहे हैं, कड़े निकाले जा रहे हैं, 80 साल की डोगरी को खाट सहित उठा के ले गए हैं। किसी को कोई डर नहीं है अपराधियों को। 80,000 लीटर नकली दूध 2 साल से पिला रहे हैं, लोग पिए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो ये कोई कानून नहीं है, ये कानून एक तमाशा है। मैं इसको कहता हूं कि इनके अंदर बदलाव होना चाहिए और अपराधी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन होगा, तब जाकर के ये स्थितियां होंगी, अन्यथा ये इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे। डाइवर्स आप देखिए कितने बढ़ गए। पहले से लड़कियों के संबंध, लड़कों के संबंध आपस में हो जाते हैं, वहां तोल मोल बाद में पता चलता है कि लड़का तो इस काबिल ही नहीं है। पहले जिस लड़के से लिव इन में रह रहे थे, आप देखिए हमारा समाज देखिए, लिव इन को मंजूरी दे दी। पहले लिव इन का मतलब क्या था, है उसका शब्द क्या था, जिसके बारे में लोग डरते थे कि ये हमारे बारे में ये कह देगा। आज लिव इन में घर घर में रह रहे। मेरे जो मकान है जिसमें फ्लैट में रहता हूं, पास में लिव इन में रहते 4-5 साल से। अब उनके अंदर क्या स्थिति पैदा हो रही है मेरे को पता है। तो लिव इन के बारे में सरकार, न्यायालय कई निर्णय कर चुके, ये सब गलत है। हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, कानून को कानून की पालना के हिसाब से चलना चाहिए। ये जो तमाशा जो चल रहा है कानून के साथ चल रहा है, जो हमारे न्यायपालिका में चल रहा है, बंद होना चाहिए। और फिर बहू ले जाकर के पति को मार दे तो कौन क्या करे। अब ऐसे मामले अगर सामने आएंगे, राजा रघुवंशी का जिक्र आप कर रहे थे, मध्य प्रदेश वाला मामला, वैसा ही ये मामला, अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो फिर तो लोग शादी करने से भी कतराएंगे कि ये आखिरकार कब मर जाए पता नहीं शादी के बाद। वो पहले नीला ड्रम जो चर्चाओं में रहा कितना, वो तो बिल्कुल अभी भी है। आप देखिए कि मैं ये कह रहा हूं आपको कि शादियां होंगी नहीं, शादियां बंद हो जाएंगी थोड़े थोड़े समय बाद। ये लिव इन में लोग रहेंगे और लिव इन के बाद बाहर चले जाएंगे सब। भाग्यश्री सैनी जी, क्या वाकई ये स्थिति समाज के भीतर आ रही है, और आ रही है तो आखिर क्यों, और इसे कैसे हम दूर करें, कैसे वापस से सही तरीके से जीवन पर हम लौट पाएं, ताकि हमारे समाज में कम से कम इस तरह की ये जघन्य वारदातों से छुटकारा मिल पाए? देखिए हेमंत जी, इन सभी चीजों को वो समझने से पहले संस्कार परिवार परवरिश का और के सोसाइटी साथ का जो प्रेजेंट सेटअप है जी। उसको समझने की जरूरत है। देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम लोग राइट टू चॉइस की बात करते हैं, हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक जनरेशन गैप हो गया। पेरेंट्स जो अभी शादियां कर रहे हैं वो बहुत जल्दबाजी में, और अधिकतर शादियां बहुत दबाव में हो रही हैं। अगर जनरेशन गैप है तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनको राइट टू चॉइस समझ में आ रहा है, उनकी चॉइसेस शिफ्ट हो रही हैं, क्योंकि जो समाज है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि जो शादियां हैं उसका अंतिम लक्ष्य है कि आपका बच्चा खुश रहे, ना कि हमें सोसाइटी से सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि अभी भी पेरेंट्स, इस केस में अगर आप देखेंगे लड़की को कोई और पसंद है, लेकिन पेरेंट्स को चूंकि अपनी इज्जत के लिए या अपना जो भी उनका थॉट प्रोसेस है उस अकॉर्डिंग शादी करनी है। ऐसी शादियों की क्या परिणति होती है वो आप और हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात, वैल्यू सिस्टम है वो इतना ज्यादा डिग्रेड हो चुका है कि वैल्यू सिर्फ अब किताबों में एक चैप्टर रह गया है। उनको बहुत जरूरत है कि हम लोग रिश्तों में इनबिल्ट करें। पेरेंट्स कंपटीशन पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको बच्चों को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई अंतर बताना ही नहीं। मान ले भाग्यश्री जी, तीसरी बात, इसके बावजूद भी भाई किसी को मारने की कहां जरूरत थी। ये भी तो कानून है कि आपकी चलिए शादी भी हो गई, साथ नहीं रहना, तलाक ले ले, दोनों मिलकर के आपस में तलाक ले लेते। किसी की जान लेने की जैसी सनक कहां से आ जाती है इस समाज में। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि एक बहू ने मारा तो ज्यादा हंगामा होना चाहिए, वो उतना ही खतरनाक है जितना एक बेटा भी अगर कत्ल करता अपनी पत्नी का, वो भी उतना ही खतरनाक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कानून है समाज में और हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, समाज एक खुलेपन की तरफ जा रहा है, तो ये भी आज़ादी है कि अगर शादी कर ली नहीं बन रही तलाक ले लें। अभी कह रहे थे जो पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं जोशी साहब, वो कह रहे हैं कि तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, आपस में संबंध विच्छेद के मामले बढ़ रहे हैं। हो जाए, लेकिन ये क्या जरूरत आन पड़ी होती है कि अपने ही पति का कत्ल प्रेमी के साथ मिलकर के करवा दें, फिर आगे की जिंदगी तो जेल में कटेगी। देखिए, जो व्यक्ति अपराध करता है और जो व्यक्ति अपराध नहीं करता, उसमें शायद यही डिफरेंस होता है कि उसका जो वैल्यू सिस्टम है, उसका जो मॉरल सिस्टम है वो इतना अपग्रेड होता है कि वो डरता है।
कहीं ना कहीं कानून का भी डर होता है कि ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा कोई अपराध करूंगा तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। अगर इस केस में हम लोग देखें तो ऑब्वियसली उसको कानून का भी डर नहीं होगा। दूसरी बात यह है, यहाँ पे डाइवोर्स जो है एक स्टिग्मा है। लोगों को लगता है कि अगर डाइवोर्स अगर आपका हो गया तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। सोसाइटी को उसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। अगर आपकी किसी रिश्ते में नहीं बन रही है तो लॉ का आप जो ऑप्शन है डिवोर्स का, उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग कानून को ब्लेम नहीं कर सकते, कानून व्यक्ति को पकड़ सकता है, वैल्यूज को नहीं। कि ये सब सोसाइटी की वजह से हो रहा है, सोसाइटी डाइवोर्स को लेकर के क्या सोच रही है इसकी वजह से हो रहा है, तो सोसाइटी में मर्डर की परमिशन तो नहीं है। सोसाइटी में मर्डर को और ज्यादा खतरनाक देखा जाता है डाइवोर्स से, तो अच्छा है डाइवोर्स ही ले लेते। देखिए, इस अपराध के लिए हम लोग ना सोसाइटी को सिर्फ इंडिविजुअली ब्लेम कर सकते हैं ना कानून को। मुझे लगता है ऐसे अपराधों में सभी का रोल है। वो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग का रोल है, वो लॉ एंड ऑर्डर का रोल है, वो सोसाइटी का रोल है, वो कम्युनिकेशन का गैप का रोल है। इन सारी चीजों ने, इन्हीं फैक्टर्स ने एक रोल प्ले किया है। और एक लड़की जो पहले पेरेंट्स को मना कर सकती थी, उतनी उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में वो बन चुकी है। उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया, आज उसमें हिम्मत है कि वो पूरी दुनिया के सामने ऐसे खड़ी है। तो इसमें सिर्फ एक स्टेक होल्डर्स का हम लोग रोल नहीं बता सकते कि पेरेंट्स जिम्मेदार थे, सोसाइटी जिम्मेदार है या कानून जिम्मेदार है। सारे स्टेक होल्डर्स का रोल है, तब जाके एक व्यक्ति ऐसा अपराध करने की स्थिति में आता है। बिल्कुल। अलका भटनागर जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई। अलका जी, कहते हैं पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ये बच्चों को मालूम ही होता है, बच्चे क्या बड़े हो गए और बड़ों को मालूम ही है कि अगर वो कत्ल करेंगे, मर्डर करेंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तलाक लेने को, आपस में संबंध विच्छेद करने को नहीं चुन करके मर्डर चुना है। इसकी क्या कोई क्राइम मेंटेलिटी है, इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं होती है या कुछ और वजह है? हाँ, ये क्राइम मेंटालिटी है। जब उन्होंने मर्डर प्लान किया था तो वो उसको एक एक्सीडेंट का शेप देना चाह रहे थे, ना कि एक मर्डर का, जिससे कि उनको सिंपैथी मिलती सबकी, और उनको डिवोर्स करने का जो था वो ऑप्शन फिर मिलता ही नहीं। फिर तो वो एक तो वापस से विडो हो जाती तो अपने आप ही कहीं भी शादी तो करने के लिए आप कहते कि भाई कहीं भी कर दो। तो उनका जब भी कोई अपराधी क्राइम करने की सोचता है या साजिश बनाता है तो वो हमेशा ही सोचता है कि मैं निकल जाऊंगा इससे, और मैंने तो इसको फूल प्रूफ किया है। लेकिन एक बहुत पुरानी वो है कि हमेशा कोई ना कोई गलती या कमी उसके हाथ से हो जाती है, जिससे कि वो पकड़ा जाता है। अब जहां तक इस वाले केस का संबंध है, वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि यही हुआ होगा कि उन्होंने ये साजिश की होगी कि अपन तो इसको ऐसा शेप देंगे कि ये एक हादसा है या ये एक किसी अनजान व्यक्ति ने आके कर दिया जिसमें कि मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन आफ्टर ऑल जिस व्यक्ति ने किया, उसने ये पहला क्राइम था उसका, तो इसलिए उसको ये नहीं पता था कि भाई जो मैं कर रही हूँ तो उसके बियॉन्ड भी कोई दूसरी साइड से देखेगा। जब दूसरी साइड से समझेगा तो मैं तो एकदम रंगे, मतलब एक तरह से बिल्कुल ही रेड हैंडेड पकड़ी जाऊंगी और आई विल नॉट बी एबल टू बेयर द प्रेशर। तो जैसे ही जब उनसे पूछताछ हुई तो शी ब्रोक डाउन एंड शी हैड टू एडमिट अबाउट हर क्राइम। जो अलका जी कह रहे हैं, जोशी साहब, क्या पुलिस इतनी मासूम है कि कोई सोच ले कि मैं मर्डर कर दूं और पुलिस जो है पकड़ नहीं पाएगी? हमारी पुलिस इतनी मासूम है या ये नादान परिंदे हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इनको सब जानकारी है कि इनको क्या करना है और इसके रिजल्ट क्या है। देखिए, हमारे यहाँ ये है कि अगर तलाक लेंगे, डाइवर्स लेंगे तो उसमें 8-8 साल तक लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। म्यूचुअल करो तो वो 9 महीने बाद चालू होता है, अगर म्यूचुअल करो तो। अन्यथा तो बूढ़ा हो जाता है आदमी, तलाक नहीं मिलता। और इसके अंदर तो क्या हुआ, अभी साल भर में बाहर आ जाएंगे ये दोनों। कोई पुलिस के पास न तो कोई एविडेंस। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी परिवादी की है कि साहब वो साक्ष्य प्रस्तुत करे कि इन्होंने इस तरह से मर्डर किया है। वहां कौन से साक्ष्य आएंगे जंगल में, और कौन किसको प्रूव करेगा और कौन एक्सीडेंट को करेगा, ये कहानियां सामने तो आ जाती हैं, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश करने में जो हमारा सिस्टम है वो अक्षम रहता है। इसलिए इन लोगों की जमानतें हो जाती है। आप देखिए, जमानत होने के बाद में ये लव इन रहने वाले ये आपस में रहेंगे और अपना जीवन चलाते रहेंगे। तो प्यार, आप बार-बार लव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। प्यार ये थोड़ी कहता है कि किसी की हत्या कर दो। प्रेम कभी किसी की हत्या करना थोड़ी सिखाता है। तो भाई वो तो लवर है, जिसने मारा है वो तो उसका लवर है और वो तो मारेगा। दोनों ने मिलकर के वो तीसरे को सल्टा दिया, और इसलिए सल्टाया ना कि और कोई चारा ही नहीं है भाई। अब आप कोई सुझाव देना चाहते हैं समाज को? तो वहां धक्के खाते हैं, वकील नहीं करने देते। कोई सुझाव देना चाहते हैं ऐसी वारदातें ना हो? मैं समाज को ये सुझाव देना चाहता हूं
हमारे जो डाइवर्स के जो कानून बने हुए हैं, इन कानूनों को और सरल किया जाए। 9 महीने की उसमें तारीख लगा रखी है कि 9 महीने बाद शादी के डाइवर्स अप्लाई करेंगे, म्यूचुअल होंगे तो अलग होंगे, अन्यथा अगर लड़की नहीं चाह रही है, लड़का चाह रहा है तो लड़ते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कानून में परिवर्तन अवश्य भावी है।